काली बहू की सौतन की होली। माधुरी छत पर फूट फूट कर रो रही होती है और छत से झांक कर नीचे की तरफ देखती है जहां सभी लोग होली खेल रहे होते हैं। उन्हें होली खेलते हुए देख माधुरी खुद से ही कहती है, हे भगवान, सभी लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। वो देखो, लीला अपने पति उमेश के साथ कितनी खुशी से रंग लगा रही है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं और रंग बिरंगे रंग। लेकिन मेरे पति ने तो मुझे रंग ही नहीं लगाया। मैं जानती हूँ वो अपनी पसंदीदा औरत यानी मेरी सौतन के घर पर ही होंगे और उनके साथ होली खेल रहे होंगे। बेचारी माधुरी अपने पति को याद करते हुए रो रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसका पति पुनीत उसी के सौतन के कमरे में उसे रंग लगा रहा होता है। अनाया, यहाँ पर आओ ना, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा रंग लेकर आया हूँ। ये तुम्हारे गालों पर खिलेगा और तुम बहुत प्यारी लगोगी। वो तो मैं हमेशा ही प्यारी लगती हूँ। ये लो, आ गई, अब लगा दो जितना लगाना है। पुनीत दोनों हाथों में रंग भरकर अनाया के दोनों गालों पर रंग लगा देता है, जिसके बाद अनाया भी कहाँ पुनीत को छोड़ती है। वो भी अपने हाथों में रंग भरती और पुनीत को लगा देती है, जिसके बाद वह दोनों एक दूसरे को रंग लगाते हुए घर के बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद माधुरी उन्हें छत से देखने लगती है। आ गई मेरी सौतन और मेरा पति, दोनों मेरा खून जलाने के लिए। हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? एक तो मैं गरीब, ऊपर से मेरा रंग भी काला। इस गोरी सौतन ने मुझसे मेरा पति छीन लिया, मेरी इसे हाय लगेगी। ऐसा कहकर माधुरी रो रही होती है। जिसके बाद वह सोचती है, तो क्या हुआ अगर मेरी सौतन मेरे पति के पीछे पड़ी है? मुझे ऐसे हार तो नहीं माननी चाहिए। मेरा पति मेरा है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। माधुरी छत के नीचे उतरती है और प्रोग्राम में पहुंच जाती है जहां सभी लोग एक दूसरे के साथ होली खेल रहे होते हैं। तभी माधुरी को एक जगह होली में बन रही ठंडाई दिख जाती है, जिसे देखते ही वह ठंडाई का गिलास उठाती है और घट घट मुंह में पी जाती है, जिसके चलते उसे नशा हो जाता है और वह सबके साथ रंग लगाते हुए नाचने लगती है। ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे होली है। ठंडाई पीने के बाद माधुरी को एक अलग ही नशा चढ़ जाता है और वह बहुत खुश नजर आती है, जिसके चलते वह गानों के ऊपर नाचती भी है और सभी के साथ होली बहुत अच्छे से खेलती है। ये सब पुनीत दूर खड़ा देख रहा होता है। तभी अनाया पुनीत से कहती है, अरे देखो तो सही, तुम्हारी एक्स पत्नी कितने मजे में सबके साथ होली खेल रही है। हे भगवान, इसे तो जरा भी शर्म नहीं है। पुनीत जब माधुरी को सबके साथ होली खेलते हुए देखता है तो उसे अंदर ही अंदर जलन होने लगती है, क्योंकि माधुरी के डांस पर सभी लोग पागल हो चुके थे और सभी उसके साथ होली खेलने के लिए उतावले होते हैं। मेरे होते हुए इसे इतनी भी शर्म नहीं आ रही है कि ये मेरे सामने ही इतने सारे लड़कों के साथ होली खेल रही है। पुनीत गुस्से में जाता है और माधुरी का हाथ पकड़कर उसे कोने में ले आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन सभी के साथ होली खेलने की? जैसे आप खुलेआम मेरी सौतन के साथ होली खेल रहे हो, वैसे ही खुलेआम मैं भी सबके साथ होली खेल सकती हूँ। आप मेरी जिंदगी में दखल देने वाले होते कौन हो? नशे की हालत में माधुरी बेचारे पुनीत को बहुत कुछ बोल जाती है, जिसके बाद वह जरा भी नहीं रुकती और सबके साथ होली खेलती रहती है। धीरे धीरे शाम होते होते होली का त्योहार खत्म हो जाता है और माधुरी का नशा भी उतर जाता है। वह चुपचाप घर के सभी कामों में लग जाती है, लेकिन उसे सब कुछ याद होता है। घर के काम करते हुए वह अपने मन ही मन सोचती है, पहली बार मैंने पुनीत जी को इस तरह अपने ऊपर गुस्सा करते हुए देखा है। ये सब मेरी सौतन की वजह से है। तभी वहाँ अनाया आती है और माधुरी से कहती है, क्या तुम्हारे हाथ टूट गए हैं? तुमसे तो घर के काम भी सही से नहीं होते। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और अच्छे से काम करो। माधुरी गरीब थी, जिसके चलते वह अपनी सौतन को कुछ नहीं कह पाती। उसने फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं, जिन्हें देखकर अनाया अपनी पुरानी साड़ियों को लेकर आती है और माधुरी को देते हुए कहती है, ये जो तुमने फटी पुरानी साड़ियाँ पहनी है, अरे ऐसी तो आजकल नौकरानी भी नहीं पहनती है। देखो मेरी ये पुरानी साड़ियाँ तुम्हारी इन फटी पुरानी साड़ियों से बहुत अच्छी हैं, इन्हें पहन लेना, क्या फायदा मैं इन्हें फेंक ही दूं। अनाया ऐसा कहकर साड़ियाँ वहीं रख देती है और चली जाती है। मेरी किस्मत में तो यही लिखा है, अपनी सौतन की उतरन पहनना और पति भी अपनी सौतन का ही मिलना। इससे अच्छा तो भगवान मुझे अपने पास बुला लेता। माधुरी रोते हुए सारा काम निपटा लेती है, जिसके बाद वह रात को अपने कमरे में सोने के लिए जाती है। लेकिन तभी अनाया आती है और माधुरी से कहती है, ओहो, तुम्हें फिर से याद दिलाना पड़ेगा। देखो कितनी बार समझाया है, अपने सोने से पहले तुम हमारे कमरे में एक गिलास दूध का रख दिया करो। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? अनाया की ये बात सुनते ही माधुरी अपने मन ही मन सोचती है,
बोल तो ऐसे रही है जैसे हर रोज रात के समय मेरे पति के साथ सुहाग रात मनाती है। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या, या फिर जानबूझकर मेरी बातों को नजरअंदाज कर रही हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी कोई बात नजरअंदाज नहीं कर रही। मैं अभी जाकर दूध गर्म करती हूँ और आपके कमरे में ले आती हूँ। माधुरी बेचारी रसोई में जाती है और दूध गर्म करती है, जिसके बाद वह दूध गर्म करके अपनी सौतन के कमरे में लेकर जाती है, जहाँ उसका पति और उसकी सौतन एक दूसरे का हाथ पकड़कर और गले लगकर बैठे होते हैं। ये लीजिए, मैं आपका दूध ले आई हूँ। माधुरी को देखते ही पुनीत अनाया का हाथ झटक देता है। क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि किसी के कमरे के अंदर बिना नॉक किए नहीं आते? माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। खुला दरवाजा देखा तो मैं अंदर आ गई। अब ग्लास रखो यहाँ और यहाँ से दफा हो जाओ। माधुरी वहां से अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही देखते देखते कुछ समय बीत जाता है और अनाया धीरे धीरे करके पुनीत के सारे पैसे खर्च करवा देती है। यहाँ तक की सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा लेती है। अब पुनीत को भी अपने आगे कुछ नहीं समझती, जिसके चलते पुनीत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। एक दिन पुनीत की लड़ाई अनाया से हो जाती है। अरे तुम होते कौन हो मुझ पर रोक टोक करने वाले? मैं जैसी हूँ वैसा पहनूंगी। मेरी शादी को पूरा 1 साल हो गया है और तुम समझना ही नहीं चाहती हो। शादी से पहले तुम जो मर्जी पहनती थी, मैंने कभी नहीं टोका, लेकिन अब समाज के लोग मुझे ताने देते हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये सब कह रहा हूँ। सूट और सलवार में तुम बहुत प्यारी लगती हो। अरे मेरी बात मानो, ऐसे कपड़े मत पहना करो। पुनीत की ये बात सुनते ही अनाया उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारती है। ये क्या, तुमने मुझे इतनी जोर से तमाचा मारा? हाँ हाँ, क्योंकि तुम हो ही इस लायक। अब चले जाओ यहाँ से और अपनी उस काली पत्नी को भी यहाँ से लेकर जाना। अनाया पहले ही सब कुछ अपने नाम करवा चुकी थी, जिसकी वजह से पुनीत का अब कुछ नहीं बचा था। माधुरी पुनीत की ये हालत देखकर उससे कहती है, अजी संभालो अपने आप को, जो हुआ उसे भूल जाओ, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माधुरी, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास है। चलो यहाँ से चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। पुनीत माधुरी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद वह एक किराए के मकान में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। देखते ही देखते पुनीत अच्छी खासी नौकरी करना शुरू कर देता है और उसकी जिंदगी में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। तभी होली का त्योहार आ जाता है और सुबह सुबह माधुरी अपने दोनों हाथों में रंग लेकर पुनीत के पास आ जाती है। मेरी पहली होली पर तो मेरी सौतन ने तुम्हें अपने पास बांध रखा था, लेकिन क्या इस बार तुम मेरे साथ होली को खेलना चाहोगे? पुनीत माधुरी के दोनों हाथों से थोड़ा थोड़ा गुलाल लेकर उसके गालों पर लगा देता है और कहता है, चिंता मत करो, आज के बाद मैं जब भी होली खेलूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ खेलूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। आखिरी में माधुरी की होली पुनीत के साथ बहुत अच्छे से जाती है। वह दोनों मिलकर होली का त्योहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और हमेशा खुश रहने लगते हैं। माँ, पिताजी कब आएंगे? अरे बेटा, बस आते ही होंगे। तुम तो जानती ही हो, तुम्हारे पिताजी फेरी लगाने गए हैं। पिताजी ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे लिए बड़ी वाली पिचकारी लाकर देंगे। अगर आज पिताजी मेरे लिए बड़ी वाली पिचकारी नहीं लेकर आए तो मैं उनसे बात ही नहीं करूंगी। ओहो मेरी प्यारी राजकुमारी, ऐसे अपने माता पिता से नाराज नहीं होते। तुम तो जानती ही हो अभी हमारे कितने कष्ट भरे दिन चल रहे हैं। जैसे ही तुम्हारे पिता का हाथ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें एक अच्छी सी पिचकारी लाकर दूंगी। अरे लाकर कब देंगे? जब होली निकल जाएगी तब। मेरे सभी फ्रेंड्स अपनी अपनी पिचकारी उसे खेलते रहते हैं और मैं उनका मुंह ताकती हूँ। क्या आपको ये नहीं दिखाई देता? अरे बिटिया, इतनी समझदार होने के बाद तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? अपनी जिद छोड़ो। देखो, अभी तक तो मैंने खाना भी नहीं बनाया है। तुम्हारे पिताजी के आने का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही वो आकर मुझे कुछ पैसे देंगे तो मैं खाने के लिए कुछ बनाऊंगी। जब देखो मुझे ये मजबूरियां और घर की परेशानियां ही दिखाते रहते हो। ठीक है, जिसे जो करना है वो करो, मैं जा रही हूँ। संध्या गुस्सा होकर अपने दोस्तों के पास चली जाती है। उसके सभी दोस्त पिचकारी और गुब्बारे से खेल रहे होते हैं, जिसे देखकर संध्या का भी बहुत मन करता। मेरे पास ऐसी पिचकारी कब आएगी? कब पिताजी मुझे पिचकारी लाकर देंगे? संध्या शाम तक वहीं बैठी हुई अपने सभी दोस्तों को देखती रहती है। शाम ढले वो घर को लौटने लगती है, जहाँ वो अपने घर पहुँचकर चुपचाप घर में बैठ जाती है। तभी अचानक से मनमोहन आ जाता है। अरे मेरी प्यारी बिटिया, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए क्या लेकर आया हूँ। अपने पिता की आवाज सुनते ही संध्या बहुत खुश होती है और वो भागते हुए अपने पिता के पास जाती है। पिताजी, पिताजी आप आ गए? क्या आप मेरे लिए पिचकारी लेकर आए हो?
अरे नहीं नहीं बिटिया, मैं तुम्हारे लिए पिचकारी नहीं लेकर आ पाया। दरअसल बात यह है कि आज कमाई सही से हो ही नहीं पाई, बहुत कम पैसे कमा पाया हूँ। उतने में मैं घर का राशन और तुम्हारे खाने के लिए टिक्की लेकर आया हूँ बेटा। ये सुनते ही संध्या का मुंह बन जाता है और वो घर में एक कोने में आकर बैठ जाती है, जिसके बाद वो ना तो अपनी माँ से बात करती है और ना ही अपने पिता से। अरे मैडम, क्या हुआ हमारी लाडली बिटिया को? आज उसका मुंह इतना उतरा उतरा क्यों है? कहीं तुमने डांटा तो नहीं है मेरी परी को? जी बिल्कुल भी नहीं। संध्या मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसको नाराज करने के लिए सोच भी नहीं सकती। लेकिन आप ही सोचो, आपने कब से उसे पिचकारी लाने के लिए कहा है, लेकिन अभी तक आप उसके लिए कोई पिचकारी नहीं लेकर आए हो। आज वह इसी बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है। अच्छा मीना, अगर ऐसी बात है तो मुझे अपनी बेटी को मनाना चाहिए। तो ये लो सामान और इनसे खाने के लिए कुछ अच्छा सा बना लो। मीनल खाने की तैयारियों में लग जाती है। वहीं मनमोहन अपनी बेटी संध्या को मनाने के लिए उसके पास जाता है और उससे कहता है, अरे मेरी प्यारी बिटिया, नाराज क्यों हो? मैं तुमसे वादा करता हूँ, कल मैं तुम्हारे लिए पिचकारी जरूर लेकर आऊंगा। बस तुम मुझसे नाराज मत हो बेटा। आप मेरे पास से चले जाइए। आप एक अच्छे पिता नहीं हो, हमेशा मेरे ख्वाहिशों को मार देते हो। मैं जो कहती हूँ कभी लाकर भी नहीं देते हो। इससे अच्छा होता कि आप मेरे पिता होते ही नहीं। अरे बेटी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ तुम तो जानती भी नहीं हो। लेकिन बेटी, मैं मजबूर हूँ। घर की परेशानियों को देखना मेरा पहला कर्तव्य है। तो क्या आपका मेरे प्रति कोई कर्तव्य नहीं बनता पिताजी? मुझे बहुत बुरा लगता है जब सब मेरे सभी दोस्त मुझे अपनी पिचकारी दिखाकर चिढ़ाते हैं। क्या आप मुझे एक अच्छी सी पिचकारी नहीं दिला सकते? अरे बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं कल जरूर लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर वो अपनी बेटी को शांत करवा लेता है, जिसके बाद सभी लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, मनमोहन अपनी बेटी के उठने से पहले ही फेरी लगाने के लिए चला जाता है। पूरे दिन वो बाजार में लोगों को अपना सामान बेचता रहता है, लेकिन कोई भी उसका कोई सामान नहीं खरीदता। हे भगवान, आज इतनी भीड़ होने के बाद भी कोई मेरा सामान खरीदना ही नहीं चाहता। अब मैं क्या करूं? पैसे नहीं होंगे तो अपनी बेटी के लिए पिचकारी कहां से लेकर जाऊंगा? मनमोहन बेचारा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, जिसके बाद उसके रेडी के पास अचानक से एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, अरे भाई साहब, तुम्हारी दुकान में तो काफी प्रकार का सामान रखा है। तुम एक काम करो, मुझे ये पायल दे दो। अरे अम्मा, वैसे तो ये पायल सबको मैं 100 रुपए में बेच रहा हूँ, लेकिन अगर तुम लेना चाहो तो तुम्हें 50 रुपए में बेच दूंगा। देखो, तुम्हें पैसे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास एक पिचकारी है। अगर तुम चाहो तो इसके बदले मुझे पायल दे सकते हो, क्योंकि ये पायल मैं अपनी बहू को पहनाना चाहती हूँ। पिचकारी को देखते ही मनमोहन के दिमाग में उसकी बेटी का ख्याल आता है, जिसके बाद वो उस बूढ़ी औरत को पिचकारी के बदले पायल दे देता है और उस पिचकारी को वो शाम के वक्त अपने घर पर ले आता है। अरे मेरी प्यारी बेटी लाडो, संध्या, कहाँ हो बेटा? जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। मनमोहन के चिल्लाने पर उसकी बेटी संध्या भागते हुए उसके पास आती है और उससे कहती है, दिखाओ पिताजी, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो। मनमोहन अपनी बेटी संध्या को एक पिचकारी देता है, जिसे देखकर संध्या बहुत खुश होती है। अरे वाह, क्या बात है! पिचकारी तो कमाल की है, इसका रंग कितना खूबसूरत है। पिताजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ बेटी, अब तुम इस पिचकारी से जितना चाहे उतना खेल सकती हो। मनमोहन के बराबर में ही एक पानी की बाल्टी रखी थी। संध्या तुरंत ही अपनी पिचकारी उसके अंदर डालती है और पिचकारी के पंप से पिचकारी के अंदर पानी खींच लेती है, जिसके बाद वो अपने पिता मनमोहन के ऊपर ही पिचकारी चला देती है। लेकिन पिचकारी के अंदर से पानी की जगह सोना, चांदी, हीरे निकलने लगते हैं, जिसे देखते ही मनमोहन हैरान रह जाता है। अरे 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 बाप रे, जरा देखो तो सही। अरे इस पिचकारी के अंदर से इतना सारा सोना, चांदी, हीरे, अरे ये कैसे निकल रहे हैं? आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मनमोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो अपनी बेटी के हाथों से पिचकारी ले लेता है, जिसके बाद वो खुद भी उस पिचकारी में पानी भरकर उसे चलाता है। उसके चलाने पर भी उस पिचकारी के अंदर से सोना, चांदी और हीरे निकलने लगते हैं, जिसके बाद मनमोहन फूला नहीं समाता और वो अपनी पत्नी मीनल को चिल्लाते हुए बुलाता है। अरे मीनल, ओ मीनल, अरे कहाँ हो तुम? अरे जल्दी से यहाँ आओ, देखो तो सही भगवान, ये भगवान का करिश्मा। तभी मीनल आती है, जिसके आते ही मनमोहन उसे जादुई पिचकारी चला कर दिखाता है।
अजी मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? आखिर ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। एक मामूली सी पिचकारी के अंदर से सोना, चांदी और नोट निकल रहे हैं। अरे हाँ मीनल, तुमने सही कहा, लेकिन ये हकीकत है। अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मोहन जादुई पिचकारी के अंदर से निकले सोने, चांदी और हीरों को इकट्ठा करके अपने घर की अलमारी में रख देता है, जिसके बाद वो उनसे थोड़ा सोना, चांदी और हीरे सुनार की दुकान पर बेच देता है। सुनार उसे उसके बदले खूब सारे पैसे दे देता है, जिससे मोहन अपना खुद का एक बिजनेस खोलता है और अपने लिए मकान भी बनवाता है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी बेटी के लिए शहर से सबसे महंगी वाली पिचकारी भी लाता है। जादुई पिचकारी की मदद से उसकी सभी परेशानी दूर हो जाती हैं और वो अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।